अब जब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग तो भैया सीधा छूटते कह दोगे सर कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब ये आंसर तो हम नहीं लिख सकते, तो फिर क्या कहें कंट्रोलिंग क्या है? तो देखो, हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग इट इज अ मैनेजेरियल फंक्शन। अब ये बात तो आप लोगों को समझ ही आती है कि ये एक मैनेजेरियल फंक्शन। अच्छा रुको, मैं पूरी डेफिनेशन खत्म करने से पहले ना एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ना डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि आज मान लो कनव ने डिसाइड किया कि भैया हम एक काम करते हैं, हम ना बीएसटी पढ़ते हैं। ठीक है, कनव ने डिसाइड किया कि हम बीएसटी पढ़ते हैं। तो जब कनव ने डिसाइड किया कि हम बीएसटी पढ़ते हैं, तो उसने ना टारगेट सेट कर कि भैया आज 4 चैप्टर जो हैं वो बीएसटी के करेंगे, ये टारगेट सेट हो गया। फिर इसने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी, तो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई कि इसने आज 2 चैप्टर करे। फिर इसने डिविएशन फाइंड करे कि भैया कितना गैप रहेगा। ठीक है, तो इसने देखा कि -2 चैप्टर है। फिर इसने डिविएशन को एनालाइज करा, डिविएशन के रीजन निकाले। तो डिविएशन के रीजन क्या निकले, एक ये फोन पे लगा रहता था, एक इसके दोस्त, और एक इसकी बंदी। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया। अब इसने करेक्टिव एक्शन लिया, और करेक्टिव एक्शन क्या था, मोबाइल को तोड़ दिया। ठीक है, दोस्त से मुंह मोड़ लिया और बंदी को छोड़ दिया। ठीक है, और आगे से ये डिविएशन नहीं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले टारगेट, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर डिविएशन, फिर एनालाइजिंग डिविएशन एंड देन करेक्टिव एक्शन। It is a managerial function which is concerned with setting standard, measuring actual performance, comparing actual with standard, and finding out deviation and analyzing it, and to take and to take corrective action so that deviation do not take place in future. ओके, डेफिनेशन कॉपी करो। अब हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, तो वो कंट्रोलिंग प्रोसेस है शीला एंड चमेली डांस स्कूल। ठीक है, ये ना निमोनिक्स है। अब एस से आता है सेटिंग अप स्टैंड। ठीक है, एस से आ जाता है सेटिंग अप स्टैंड। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब हो जाता है टारगेट, साइड में लिखा भी हुआ है। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, दे आर बेंचमार्क्स, दे आर गोल्स, जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, हम टारगेट जो रखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि कनव ने टारगेट रखा कि वो आज 4 चैप्टर्स पढ़ ले, आज 4 चैप्टर्स बीएससी के लर्न कर लेगा, ये उसने स्टैंडर्ड रखा। तो स्टैंडर्ड आर द बेंचमार्क। स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, पर हम वी शुड ट्राई टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बिकॉज इट मेक्स it easier to compare
with actual performance. अदरवाइज कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. इट मेक्स इट इजियर टू कंपेयर विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस. नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. परफॉर्मेंस शुड बी measured in objective and reliable manner. पहले मैं बात करता हूँ रिलायबल मैनर की. जैसे कनव ने कहा कि उसने 2 चैप्टर कर लिए, तो क्या एक्चुअली उसने 2 चैप्टर करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही कह दे रहा है कि बस पन्ने पलट दिए थे कि हाँ भैया मेरे 2 चैप्टर हो गए. ना, एक्चुअली ट्रूली हुए. और ऑब्जेक्टिव क्या है? सिचुएशन टू सिचुएशन एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका अलग होता है. अगर आपको चैप्टर्स देखने हैं तो आपने ये देखने कितने हो गए, आपने प्रोडक्शन देखनी है, आपने यूनिट देख लिया, वेट देख लिया, आपने क्वालिटी देखनी है तो अब आप क्वालिटी में ऐसा नहीं करोगे. जैसे अगर आपने चावल बनाए तो चावल की क्वालिटी कैसी है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि सारे के सारे चावल पका दोगे. वहां पे आप 2-4 ही पका के देखोगे. वहां पे सैम्पलिंग होती है जहाँ पे क्वालिटी चेक करनी है. जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है तो एक क्या कहते हैं थोड़ा सा ही ब्लड लिया जाता है ना, ये तो नहीं बॉडी का पूरा ब्लड ले लेते हैं. तो देयर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस. पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जैसे तुम लोग काम कर रहे होते हैं, हम पर्सनली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि काम करा कि नहीं करा जब हम राउंड मार लेते थे जब नॉर्मल सिचुएशन थी. सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट. वी शुड मेजर द परफॉर्मेंस in same unit in which standards are set. That will make comparison easier na? Comparing the actual with standard reveals deviation. ठीक है. अब सवाल उठता है कि deviation क्या है. तो deviation is the difference between actual performance and standard set. Actual performance and standard set, that is deviation. Now if actual performance is more than standard, it makes us to have a positive deviation, and if actual performance is less than standard, it leads to negative deviation. Analyzing deviation. Some deviations can be ignored, but some should be brought in the notice of top level. Some deviations can be ignored, but some should be brought in the notice of top level. ठीक है. अब देखो जब हम डिविएशन को एनालाइज करते हैं तो उनके पीछे का रीजन ढूंढते हैं कि भैया ये डिविएशन क्यों है. ठीक है. तो जब हम उनके पीछे का रीजन ढूंढते हैं तो हम कुछ एनालिसिस करते हैं, जिसमें एक आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, CPC. अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है कि आप सारी की सारी डिविएशंस को क्या कहते हैं नहीं देख सकते. इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉट इजी टू कीप चेक ऑन ऑल एक्टिविटीज. इतना सारा काम कंपनी में होता है, एक ही चीज नहीं देख सकते आप. आमिर खान नहीं हो कि 100% परफेक्शन ले आओगे. तो कंट्रोल शुड फोकस ऑन KRA. अब सवाल उठता है सर ये KRAs क्या है. तो KRAs होते हैं की रिजल्ट एरिया. 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है ये की रिजल्ट एरिया. हमारा फोकस जो होना चाहिए वो की रिजल्ट एरियाज में होना चाहिए. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द क्रिटिकल पॉइंट, होल ऑर्गेनाइजेशन सफर. देखो एग्जांपल, अगर एक कंपनी में लेबर कॉस्ट 5% बढ़ जाए ना, वो ज्यादा नुकसानदेह है एज कंपेयर टू कि अगर पोस्टल चार्जेस 50% बढ़ जाए. समझ रहे हो? लेबर कॉस्ट 5% बढ़ना हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है. कैसे? जैसे देखो अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ उसकी लेबर कॉस्ट आती है 50 रुपए. ठीक है. और मान लो मेरी कंपनी में 1 लाख यूनिट बनते हैं उसके. अगर वो 5% बढ़ गई यानी कि 2.5 रुपए, तो मेरी कॉस्ट तो 2,50,000 रुपए बढ़ जाएगी. और पोस्टल चार्जेस कितने लगते होंगे? 5,000 रुपए. ठीक है. अगर वो 10,000 भी हो गए तो 5,000 का ही नुकसान होगा. 100% भी बढ़ गए तो ठीक है, 50% बढ़े तो सिर्फ 2,500. तो हमारा ध्यान क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पे होता है. तुम बड़ी बड़ी कंपनी में देखोगे वो स्टेशनरी, पोस्टल चार्जेस इनके पीछे पागल नहीं होते. वो कहते हैं हमारे मैनेजर्स हमारी कॉस्ट को मेंटेन है. ठीक है. दैट इज लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कॉमनली नोन एज MBE. देखो जी, एक सिंपल सा रूल है. एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. An attempt to control everything results in controlling nothing.
ठीक है, सेटिंग अ लिमिट बियॉन्ड विच स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लिमिट सेट कर देते हैं कि जैसे अगर हमें एम्प्लॉई से परफॉर्मेंस करानी है 1000 यूनिट डेली, हमने लिमिट सेट कर दी 2%। अब ये 2% का मतलब क्या है कि अगर 20 यूनिट उसने कम बनाए, मतलब अगर उसने 980 बनाए तो भी हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, 980 to 1000 एक्सेप्टेबल है। उससे नीचे गया देन वी विल फाइंड द रीजन, then we will take this into consideration, then we will take it to the top level. 2% is acceptable range of deviation, मतलब इतनी गलती मैं मान लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं कहता हूँ आपको 80% मार्क्स लाने, मैं ये नहीं कहता आपको 100% मार्क्स लाने। अगर 40 मार्क्स का टेस्ट है, आपके 32 भी आ गए, इट्स फाइन। उससे नीचे है, ये गलत है मामला। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, corrective action is required if it is beyond acceptable range, मतलब ये गलती हो गई है, deviation ज्यादा हो गई। if deviation is in acceptable range, no corrective action is required। ठीक है भैया, acceptable range के अंदर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर acceptable range से beyond जाएगी तो हमें corrective action लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दिया मैं, अगर मान लो deviation है डिफेक्टिव प्रोसेस से, तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर है डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क से, इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क। अगर है बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीट मशीनरी से, अंडरटेक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी, नई मशीन लेके आ जाओ ताकि वो डिविएशन ना हो। सो दिस इज आर कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसमें हमने क्या है, SACDC, मतलब कि सबसे पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड S से, ठीक है। फिर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस A से, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल C से, फिर एनालाइजिंग डिविएशन D से, और इसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन C से। S से क्या है, स्टैंडर्ड, A से क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, C से क्या है, कंपैरिजन, D से क्या है, डिविएशन को एनालाइज करना, और C से क्या है, करेक्टिव एक्शन। So this is our controlling, importance of controlling। अब देखो जी, importance of controlling है मैकडी रोच। हम कुछ बेशरम होंगे, उनका मैकडॉवल्स रोज हो जाएगा, बट हमारा तो है भैया मैकडी रोच, ठीक है। अब M से आता है improving employee motivation, this is for M, ओके। फिर क्या आ जाता है, C से क्या आता है, C से आ जाता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। फिर आता है D से आ जाता है डिसिप्लिन। R से मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, O से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और J से जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। सो दिस इज मैकडी रोच। अब देखो, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब कंट्रोलिंग से ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाता है। जैसे देखो, हम हर बारी क्लास लेते हैं, क्लास के एंड में हम एक टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट से क्या होता है, आप लोगों के मार्क्स आते हैं, और उस मार्क्स से हमें पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है भैया गलती हो रही है, तो बच्चा उस टाइम पे उस टॉपिक को अच्छे से कर लेगा, तो सीधा का सीधा वो जो डिविएशन है वो खत्म हो जाएगी। और अगर इसके बिल्कुल विपरीत हम करें कि कोई टेस्ट नहीं करते, सिर्फ पढ़ते जाते हैं, सीधा साल के एंड में हम एक बारी बोर्ड दे दें, तो भैया तब अगर हमारी परफॉर्मेंस कम हुई, फिर इसे कहते हैं एक तरीके से कॉन्करेंट कंट्रोलिंग, कि साथ के साथ हम कंट्रोलिंग करते हुए चल रहे, या फिर कॉन्करेंट ऑडिटिंग, ठीक है, ताकि अचानक ही हमें झटका ना पड़े, तो तभी हम गोल अचीव कर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि अगर हमारा टारगेट है हमें 5 साल बाद, जैसे देखो सरकार का टारगेट है कि सरकार को 5 साल के बाद एक फ्लाईओवर बना के देना, तो सरकार ये थोड़ी कि अच्छा 5 साल बाद है ना, 1 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ, अब 1 अगस्त 2025 को जाके देखेंगे बना कि नहीं बना। अरे सरकार उसे हर साल चेक करती है कि भैया वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब सरकार क्या करती है, हर साल जो है वो चेकिंग करेगी, हर साल चेकिंग करेगी कि हमने इतना टारगेट अचीव करा कि नहीं करा। तो अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल,
इट मेजर प्रोग्रेस which brings in light deviation if any, ठीक है, and keep it on right track so that organizational goal is achieved, so that organizational goal is achieved. Judging accuracy of standard, see this is very important. ये ना एक बच्चे ने पूछा था कि अगर, अर्नव ने पूछा था कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ही ज्यादा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे नहीं भैया, देखो दो चीजें होती हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी एम्प्लॉइज को, हर एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया 1000 यूनिट सबने बनाने, कंपनी में 600 एम्प्लॉय थे, मैक्सिमम जो एक एम्प्लॉय बना पाया वो 450 था, कोई 450 से ऊपर नहीं बना पाया। मतलब जो परफॉर्मेंस थी ना वो थी 200 से 450, मिनिमम बना था 450, मिनिमम बना था 200, मैक्सिमम बना था 450। तो भैया एक बात बताओ कि इसमें गलती एम्प्लॉय की नहीं है, इसमें गलती मेरी है कि मैंने टारगेट ही ऐसा दिया था विच वॉज नॉट अचीवेबल। ठीक है, तो टारगेट मुश्किल होना चाहिए पर अचीवेबल भी होना चाहिए। कि आपने टारगेट ही गलत रखा है तो 1000 भी गलत है, और अगर आप एम्प्लॉय को टारगेट दे दो 150 तो वो भी तो गलत है। वो तो हर कोई ऐसे ही अचीव कर लेगा, तो फिर अच्छा ज्यादा काम करने की कोशिश क्यों करेगा। तो टारगेट शुड बी टफ बट अचीवेबल। एक अच्छा टारगेट होता 500 ही। अब तुम कहोगे सर 500 तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। अरे भैया जब काम के 1.5-2 घंटे बचे होंगे वो 450 पे होगा, उसे तभी पता चल गया होगा मैं कुछ भी कर लूं, मैं कर तो सकता नहीं। मैंने कोई कपड़ों के ऊपर लाल चड्डी तो पहनी नहीं कि मैं सुपरमैन हूँ कि भैया मैं 450 से 1000 तक पहुंच जाऊंगा। उसने वहीं पे बिल हार ली होगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि हमें ये भी देखना है, सी वेदर स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट। अच्छा दूसरी चीज, कीप अ चेक ऑन एनवायरमेंट एंड रिव्यू एंड रिवाइज स्टैंडर्ड। आई टेल यू व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग समथिंग 16-17 years ago, तो मेरे को अच्छे से याद है कि उस टाइम पे अगर कोई बच्चा आता था कोचिंग के लिए तो उस टाइम पे हम लोगों को प्रॉमिस करते थे कि आप टेंशन मत लो, हम आपके बच्चे के 75 प्लस मार्क्स दिलवा ही देंगे, आउट ऑफ 100 80% क्रॉस करा देंगे। उस टाइम के लिए वो टारगेट अच्छा होता था। पर आज अगर मैं किसी को कहूँ कोई ट्यूशन ज्वाइन करने है, मैडम टेंशन मत लो आपके बच्चे के 75 हम पार कराएंगे, वो कहेंगे आप घर जाके बैठो, मैडम घर से ही बैठ के पढ़ा रहे हैं आजकल, अरे हाँ वहीं बैठो खुद ही पढ़ लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम टारगेट चेंज हो गए। आज मिनिमम इज 90 दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सिचुएशंस हैव चेंज्ड अ लॉट। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अपने टारगेट्स को भी रिवाइज करना जरूरी है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, देखो आपके घर में आपकी माता जी है, ठीक है, जो माता जी अन्नपूर्णा है, ठीक है, और उन्हीं की वजह से आपका घर चल रहा है। अब मम्मी क्या होती है, देखो जब मेड काम करती है ना तो पापा कई बार गलती से कह देते हैं आप क्या कर रहे हो, मेड काम करिए, पापा को बता देना, कभी ऐसे नहीं बोलना, ये उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जब मेड काम करते हैं ना तो उनको सुपरवाइज करना, उन्हें कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तुमने मेड को बोला आज तुमने सफाई सही से नहीं करी, अगले दिन उसने पूरी फिनाइल पलट देंगी, तुम लोग तो सांस नहीं ले पाओगे, बेहोश होगे रास्ते में, क्या कहते हैं जा जाके धक्के खा रहे होगे, दीवारों को टक्करे मार रहे होगे। तो उन्हें देखना कि वो इंसानों की तरह यूसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग क्या करती है, वेस्टेज को रिड्यूस करती है। ठीक है, जब कंट्रोल होगा, जब एम्प्लॉय पे कंट्रोल होता है तो उसे पता होता है कि उसे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, देखो यार बच्चा कैसा भी हो, ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जब वो टेस्ट देता है और उसके नंबर अच्छे आते हैं, चाहे बच्चा नोटी से नोटी हो, नालायक नहीं कहूंगा मैं, नोटी से नोटी हो जिसका पढ़ने का दिल नहीं करता, पर जब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं ना उसे भी अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग हमें टारगेट देता है, और जब हम वो टारगेट अचीव कर लेते हैं then we feel very good, then we feel motivated, and then we try to do further. Employee know well in advance what they are expected to do and what are the standards on the basis of which they will be promoted, so they work hard to achieve target. ठीक है, फिर इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब देखो क्लास में पढ़ाई चल रही है, अब क्लास में टीचर तो टीचर है, तो तुम इंसान के बच्चे बन के बैठे होते हो। ठीक है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और टीचर चली गई, तुम डेस्क पे खड़े होके चल छैया 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 छैया। ठीक है, तो एक ऑर्डर एंड एनवायरनमेंट, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर खत्म हो जाते हैं। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये सारे डिपार्टमेंट ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड।
ठीक है, अगर देखो फाइनेंस अपना काम सही से नहीं करेगा तो परचेज माल कहाँ से खरीदेगा, ठीक है, अगर परचेज माल नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन कैसे करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो मार्केटिंग बेचेगा कैसे, मार्केटिंग बेचेगा नहीं तो फाइनेंस को पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि सारे के सारे डिपार्टमेंट अपना काम सही से करें, और अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट अपना काम सही से करेंगे तो भैया अपने आप ही कोऑर्डिनेशन तो आ ही जाएगी ना। सो इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ना एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप, हम कहते हैं दीज आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के वो दो जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते। कंट्रोल प्रीसपोजेस existence of plan. Control presupposes existence of plan. अब ना 3 चमगादड़ पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा। कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज परवेसिव, कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये ना मैनेजमेंट के भी फीचर्स हैं, प्लानिंग के भी, ऑर्गेनाइजिंग के भी, स्टाफिंग के भी, डायरेक्टिंग के भी, कंट्रोलिंग के भी। तब ये ना चमगादड़ पॉइंट है। कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव करें। जो बात हमने इंपॉर्टेंस में भी पढ़ी, इट मेक श्योर दैट द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव। कंट्रोलिंग इज परवेसिव, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। टॉप लेवल पूरी कंपनी कंट्रोल करता है, मिडिल लेवल अपने नीचे का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, लोअर लेवल अपने नीचे के एम्प्लॉय कंट्रोल करता है, सबको कंट्रोल करना पड़ता है। इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज नॉट अ वन टाइम जॉब कि आपने एक बार ही कंट्रोल करा हो गया, ये चलता रहता है कि आपने एक मंथ हाउस से कंट्रोल करा, एक टारगेट था, एक वीक के लिए कंट्रोल करा, फिर अगले प्रोजेक्ट को कंट्रोल करा, फिर नेक्स्ट ईयर को कंट्रोल करा। ठीक है, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, दिस इज द की पॉइंट। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, नो डाउट, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में देखते हैं कि हमने जो टारगेट सेट करे थे वो अचीव करे कि नहीं। कहा जाता है इट इज जस्ट लाइक पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, कि हमने सही से काम करा या नहीं करा। पर ना लोगों को शक होता है फॉरवर्ड एक्टिविटी। अब फॉरवर्ड लुकिंग ऐसे है क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग में फिफ्थ स्टेप में करेक्टिव एक्शन लेते हैं, वो करेक्टिव एक्शन फ्यूचर के लिए होता है। द करेक्टिव एक्शन इज इनिशिएटेड फॉर फ्यूचर, सो इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। आती है बात समझ में?